हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे आरबीएसई बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम सीरीज में चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपके 3 मार्क्स का है और इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और दोनों ही कितने होंगे, 1.5 मार्क्स के होंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है और कौन कौन से फील्ड जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिससे ब्रीडिंग की जाती है और लाइव स्टॉक के नंबर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंस ऑफ रियरिंग, केयरिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग, इंप्रूवमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। पहले एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ कैटल फार्मिंग आती थी, बाद में इसमें फिशरी, पोल्ट्री फार्मिंग और अदर जो एरिया है जैसे एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, ये भी इंक्लूड किए गए। सेकेंड क्वेश्चन है अपने, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ डेयरी फार्म मैनेजमेंट। पहले अपन देखते हैं डेयरिंग क्या होता है। तो डेयरिंग जो होता है वो बेसिकली ऐसे एनिमल का मैनेजमेंट होता है जिससे अपन को मिल्क मिलता है और फिर अपन उसके मिल्क को और उनके मिल्क प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं। अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आएगा क्या, we deal with the process and system that increase the yield and improve the quality of milk। मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ानी है और उसकी क्वालिटी को क्या करनी है, बढ़ानी है। अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आता क्या है, तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड। एक अच्छी ब्रीड का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे जिसका हाई यील्ड पोटेंशियल होगा। हाई यील्ड पोटेंशियल मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो भी जिस एरिया में अपन ये करवा रहे हैं उस एरिया में, और हाई डिजीज रेजिस्टेंस वो शो करेगा। फिर अपन को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे वो जो कैटल है उसके हाउस का ध्यान रखना है, उसे एडिक्वेट वाटर मिलना चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना है, फूड की जो है अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी मिलनी चाहिए। फिर जो मिल्क ऑब्टेन होगा उसको निकालते समय हाइजीन का ध्यान रखना है, हाइजीन ड्यूरिंग मिल्किंग, उसका स्टोरेज अच्छे से करना है, और जो मिल्क का ट्रांसपोर्ट होगा मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट का, वो अच्छे से रखना है। रेगुलर इंस्पेक्शन करना है और उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना है ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सके और फिर उसे अपन रेक्टिफाई कर सके। रेगुलर विजिट ऑफ वेटनरी डॉक्टर शुड बी मैंडेटरी। ठीक है। नेक्स्ट है पोल्ट्री क्या होती है। पोल्ट्री बेसिकली एक क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स है जिसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, या तो उनको खुद को कंज्यूम करते हैं या उनके एग को कंज्यूम करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, चिकन आते हैं, डक्स आते हैं, टर्की और गीज। नेक्स्ट है, व्हाट आर द पॉइंट कीप इन माइंड ड्यूरिंग पोल्ट्री। पोल्ट्री करते समय क्या क्या ध्यान रखने चाहिए, लगभग वही पॉइंट है जो अपन ने डेयरी फार्म मैनेजमेंट में रखे थे। सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, प्रॉपर फीड एंड वाटर, प्रॉपर केयर ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ वन डिजीज रिलेटेड टू पोल्ट्री बर्ड। तो कौन सी याद रखनी है, बर्ड फ्लू। ठीक है, वैसे अपनी बुक में ये एक ही दे रखी है, एक और याद रखना चाहो तो रानी खेत डिजीज भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्रीड क्या होता है, एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या है और एनिमल ब्रीडिंग के टाइप बताने। तो ब्रीड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, उसे अपन क्या कहेंगे, ब्रीड कहेंगे। एनिमल ब्रीडिंग क्यों की जाती है, ताकि अपन एक पर्टिकुलर एनिमल की ईल्ड को बढ़ा सके और उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सके। और कैसी इम्प्रूवमेंट, जो अपन डिज़ायरेबल हो, जो अपन चाहते हैं। एनिमल ब्रीडिंग कितने तरह की होती है, 2 तरह की, एक इन ब्रीडिंग और एक क्या होगी, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग फिर 3 तरह की होती है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहले है इन ब्रीडिंग क्या होता है। इन ब्रीडिंग के एडवांटेज बताने और इसके डिसएडवांटेज भी बताने। तो इन ब्रीडिंग वो होती है जब 2 ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में ब्रीड करा रहे हैं उन दोनों की ब्रीड सेम हो, ब्रीडिंग करवा रहे हैं उन दोनों की ब्रीड सेम हो, और साथ में 4 से 6 जनरेशन के बीच में उनमें कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। इसका मतलब ब्रीड भी सेम है और ये रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं। ऐसी जो ब्रीडिंग प्रोग्राम होगी उसे अपन इन ब्रीडिंग कहेंगे। एडवांटेज क्या है, ये होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है, प्योर लाइन बनाता है, वेरिएशन नहीं आएगी ज़्यादा, और जो सुपीरियर जीन है उनका क्या करेगी, इकट्ठा करती जाएगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन और हार्मफुल रिसेसिव जीन को एलिमिनेट करेगी। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि लगातार अगर ऐसा करते जाएंगे तो फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है, इवन प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये आपके अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है।
और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को काउंटर कैसे करेंगे, एक सिंगल आउट क्रॉस कराएंगे। आउट क्रॉस में ब्रीड सेम रखते हैं पर अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में ब्रीडिंग करवाते हैं। तो एक बार अगर आप अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में ब्रीडिंग कराओगे तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउट ब्रीडिंग क्या होती है और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। तो ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स उसे आउट ब्रीडिंग कहेंगे। अब अनरिलेटेड का क्या मतलब है, या तो ब्रीड सेम और कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो तो आउट क्रॉसिंग कहेंगे, ब्रीड ही अलग अलग है तो क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे, और स्पीसीज अलग है और लगभग रिलेटेड स्पीसीज है तो उसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आउट ब्रीडिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज, मतलब डिफरेंट स्पीसीज है लेकिन कुछ सिमिलरिटी है उनमें, इज नॉन एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और इससे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसे हाइब्रिड कहेंगे। जैसे एक बुक में एग्जांपल है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, इससे क्या बनता है, म्यूल बनता है, जो कि सुटेबल होता है हार्ड वर्क करने में डिफिकल्ट एरियाज में। और जनरली जो हाइब्रिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, आउट क्रॉसिंग क्या होती है और उसकी एक इंपॉर्टेंस बतानी है। तो आउट क्रॉसिंग बेसिकली आउट ब्रीडिंग का वो टाइप है जिसमें ब्रीड सेम रखते हैं। अब सेम ब्रीड अपन इन ब्रीडिंग में भी रखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है 4 to 6 जनरेशन के बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर होता है, यहाँ पर कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, और ऑफ स्प्रिंग जो ऑब्टेन करेंगे उसे अपन आउट क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे, आउट क्रॉस। इंपॉर्टेंस क्या है, पहली अभी अपन ने देखी थी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए आउट क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि मिल्क प्रोडक्शन को इंप्रूव करना, ग्रोथ रेट बढ़ाना, इसके लिए कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है राइट टू प्रोसेस बाय विच कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट। तो दो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए दो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक MOET। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, राइट द नेम ऑफ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिश यूज्ड इन फिशरी इंडस्ट्री। तो फ्रेश वाटर फिश कौन सी है, रो, कटला, कॉमन कार्प, और मरीन वाटर कौन सी, हिल्सा, सार्डाइन, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट्स। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होगा, आउट ब्रीडिंग का वो टाइप जिसमें ब्रीड क्या हो, अलग अलग हो, उसे अपन क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं, और जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी उसे क्रॉस ब्रीड कहेंगे। देखो आउट ब्रीडिंग 3 तरह की होती है, एक आउट क्रॉसिंग, उसके ऑफ स्प्रिंग को कहेंगे आउट क्रॉस, एक होता है अपने क्रॉस ब्रीडिंग, उसके ऑफ स्प्रिंग को कहेंगे क्रॉस ब्रीड, और एक होती है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसके ऑफ स्प्रिंग को अपन क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, आउट क्रॉस का एक एग्जांपल बताना है। तो आउट क्रॉस में क्या कर सकते हैं अपन, दो अलग अलग ब्रीड को कंबाइन करके एक नई ब्रीड बना सकते हैं। जैसे बुक में एक एग्जांपल है बीकानेरी ईव्स और मरीनो रैम्स, इनको मिलाकर क्या बनाई गई, हिजार्डली। ठीक है, नेक्स्ट है अपने एक्सप्लेन MOET यूज्ड इन कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। तो पहले MOET की फुल फॉर्म लिखेंगे, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। अब सबसे पहले इसमें देखो मल्टीपल ओव्यूलेशन कराएंगे। मल्टीपल ओव्यूलेशन का क्या मतलब होता है कि एक बार में फीमेल एक एग देती है, उसके बजाय कितने देगी, बहुत ज़्यादा एग प्रोड्यूस करेगी, 6 to 8 एग पर साइकिल प्रोड्यूस करेगी। अब क्यों करेगी ऐसे, क्योंकि उसे अपन इंजेक्ट करेंगे किससे, FSH लाइक एक्टिविटी वाले हार्मोन से। फिर क्या करेंगे, इतना ओव्यूलेशन करवाने के बाद उसे किसी इलाइट या सुपीरियर मेल के साथ या तो मेट करवाएंगे या फिर उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करेंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और 8 से 32 सेल स्टेज बन जाएगी तो नॉन सर्जरिकली इसे यहाँ से रिमूव करके किसी सैरोगेट मदर में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब सैरोगेट मदर में इसे ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन के लिए अवेलेबल है। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन क्यों कहा, क्योंकि एक राउंड में 6 से 8 एग प्रोड्यूस करते हैं और फिर अपन इसका एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। एडवांटेज क्या है, इंप्रूव द चांसेज ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड ड्यूरिंग कंट्रोल ब्रीडिंग। मतलब चांसेज अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि आप 6 से 8 एग प्रोड्यूस करोगे तो चांसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हर्ड की साइज सुपीरियर एनिमल्स के साथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो सुपीरियर फीमेल है वो बार बार अवेलेबल है आपको ओव्यूलेशन के लिए। नेक्स्ट है हाउ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूज्ड इन कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, और इसके एडवांटेज लिखने हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, एक मेल से सीमन कलेक्ट करेंगे
और फिर उसे डिजायरेबल फीमेल के साथ उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र कर देंगे। अपन हाथों हाथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे फ्रीज करके बाद में किसी और डेट पर किसी डिस्टेंट प्लेस पे भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है कि बहुत सारी फीमेल को आप मैटेड करवा सकते हो सीमन कलेक्ट करके एक ही मेल से। हाई रेट ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि फ्रीजन सीमन को आप फ्रीज भी कर सकते हो, तो उसे अपन स्टोर कर सकते हैं, किसी और जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी ऐसी फीमेल में जो बहुत दूर या रिमोट प्लेस पे है, और सेलेक्टिव ब्रीडिंग बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट है एपीकल्चर। क्या होता है? राइट द नेम ऑफ कॉमन स्पीसीज यूज्ड इन इट एंड राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन सक्सेसफुल बी कीपिंग। तो बी कीपिंग और एपीकल्चर जो होती है वो क्या होती है? मेंटेनेंस ऑफ हाइव ऑफ हनी बी एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ हनी बी। किसके लिए करना है? हनी प्रोड्यूस करना है, बी वैक्स मिलेगा और पॉलिनेशन में हेल्प मिलेगी। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ एपीकल्चर वो कौन सी होती है? एपिस इंडिका। एक नाम याद रखना है, क्या रखना है? एपिस इंडिका। द फॉलोइंग पॉइंट आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। एक तो आपको नॉलेज होना चाहिए किसका? बी के नेचर और हैबिट का। दूसरा, आप सुटेबल लोकेशन करें जो बी हाइव के लिए और बी के ग्रो करने के लिए अच्छी हो। फिर आप कैच करें और हाइव बनाएं, और किसका? ग्रुप ऑफ बी को स्वाम कहते हैं, तो उसको कैच करें, उनका हाइव बनवाएं। फिर मैनेजमेंट करें बी हाइव का ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन, ताकि वो वहाँ से जाए ना, ठीक है। और हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी हाउ विल यू एक्सप्लेन द फार्मर दैट द बी कीपिंग इज सिंपल एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोसेस। तो बेसिकली अपन को 2 पॉइंट लिखने हैं कि बी कीपिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा कोई मशक्कत मेहनत नहीं करनी पड़ती, और दूसरा उससे बहुत सारे फायदे हैं। तो बी कीपिंग सिंपल क्यों है? क्योंकि इसे अपन किसी भी एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आसपास थोड़ा बहुत बी के लिए सुटेबल एरिया होना चाहिए, वो चाहे कल्टीवेटेड क्रॉप हो या वाइल्ड श्रब्स वगैरह हो। बी हाइव को लगाने के लिए अपन अपने घर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके आंगन में लगा सकते हैं, इवन अपनी रूफ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम प्लेस चाहिए होता है। बी कीपिंग जो होता है उसके लिए कोई ज़्यादा आपको मेंबर भी नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव वर्क नहीं है। और साथ में बी कीपिंग करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये आपको सिखाती भी है। इन सब प्रोसेस की वजह से बी कीपिंग बहुत एक सिंपल सी चीज़ है जिसे कोई भी परफॉर्म कर सकता है। अब इकोनॉमिकली बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि एक तो बी कीपिंग करते समय बी से अपन को हनी और बी वैक्स मिलेगा। हनी जो है हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है और इससे मेडिसिन वगैरह बनाई जा सकती है। बी वैक्स की भी बहुत डिमांड है कॉस्मेटिक, पॉलिसेज और अदर इंडस्ट्री में। साथ में अगर आप इसे क्रॉप लैंड में करते हैं जहां पर आप सनफ्लावर, मस्टर्ड, एप्पल इन सब की फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी और एपीकल्चर का एपीकल्चर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिशरी। क्या होता है? तो फिशरी क्या है? इट इज एन इंडस्ट्री ऑफ कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, जिसमें प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, ईडिबल ऑयस्टर आते हैं। अगर आपको फिशरी के वो पूछ ले कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक तो फूड मिल जाता है, और एक ये सोर्स ऑफ मतलब लाइवहुड हो जाएगा, मतलब पूरे जीने का तरीका हो जाएगा। आप इससे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट और बहुत सारी जगह ऐसे हैं जो लोग फुल इसी पर ही, इंडस्ट्री पर ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड मेंशन द मेन स्टेप ऑफ इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम रिपीट हो रखा है। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? जो ये ऊपर अपन ने लिखा है यही इसका ऑब्जेक्टिव है, और अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो अभी यही डेफिनेशन है। प्लांट ब्रीडिंग इज पर्पजफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप। और क्या होगा डिजायर्ड प्लांट टाइप में? वो बेटर सुटेड होगी कल्टीवेशन के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और डिजीज रेजिस्टेंस शो करेगी। स्टेप क्या है? पहले अपन को कलेक्शन और वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करना है, जिसे जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी कहते हैं। फिर अपन को उसे इवोल्यूट करना है और उसमें से पेरेंट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्टेड पेरेंट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, और फिर उसमें से ऑफ स्प्रिंग का सिलेक्शन करेंगे, टेस्ट करेंगे कि किस में सुपीरियर कैरेक्टर्स आए। फिर वापस उसे टेस्टिंग करेंगे और कमर्शियल फॉर्म के लिए रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या होता है? ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है? तो द एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील ऑफ अ जीन ऑफ ऑल जीन इन अ गिवन क्रॉप, उसे जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहेंगे। और ये प्लांट ब्रीडिंग का क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है। और ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है कि नियर मिड 1960s देयर इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन क्रॉप
स्पेशली किस किस के केस में, वीट और राइस के केस में, और इस फेज को अपन ने क्या बोला, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला। नेक्स्ट है, ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, इन नॉर्थ इंडिया विच टेक्निक इज अप्लाइड फॉर द हाई यील्ड और डिजायरेबल क्वालिटी सच एज थिक स्टेम हाई शुगर कंटेंट इन शुगर कैन। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग करवाएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे, किस किस के बीच में, सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम। अब क्यों कराएंगे, देखो सैक्रम बारबेरी जो होता है वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो तो करता है लेकिन उसमें पुअर शुगर कंटेंट होता है। सैक्रम ऑफिसिनेरम जो होता है उसमें थिक स्टेम होते हैं, हाई शुगर कंटेंट होते हैं, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकते। अपन इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा के एक नई हाइब्रिड बना लेंगे जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो भी कर सकता है, उसकी हाई यील्ड होगी, थिक स्टेम होगा, हाई शुगर क्वालिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय फंगस, बैक्टीरिया और वायरस। इसमें से फंगस वाला आपके एग्जाम में पहले भी आ रखा है। तो फंगस से कौन कौन सी प्लांट डिजीज होती है, रस्ट हो जाती है जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और बैक्टीरिया से ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर्स कहते हैं क्रूसीफेरी फैमिली जो होती है, ये अपने सरसों वाली जो फैमिली होती है, मस्टर्ड फैमिली, उसको। डिजीज कॉज बाय वायरस में तंबाकू मोजैक वायरस, टर्निप मोजैक वायरस, ये सब। नेक्स्ट है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग क्या होती है। तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग में पहले अपन म्यूटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन जो होती है वो क्रिएट की जाती है और इसे क्रिएट कर मतलब सडन चेंजेस कर देते हैं। अब म्यूटेशनल ब्रीडिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन एक म्यूटेशन करवा कर सोर्स ऑफ ब्रीडिंग ऑब्टेन करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ब्रीडिंग विद डिजायरेबल कैरेक्टर बाय इंड्यूस्ड म्यूटेशन, और उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे अपन। अब कैसे करेंगे, देखो पहले म्यूटेशन आर इंड्यूस आर्टिफिशियली बाय द यूज ऑफ केमिकल और रेडिएशन, उसके बाद सेलेक्टिंग द प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टर, और फिर इस प्लांट का इस्तेमाल अपन ब्रीडिंग प्रोग्राम में करेंगे। एग्जाम्पल, मूंग बीन की एक अपन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसपे येलो मोजैक वायरस जो लगता है, और मूंग बीन की एक रेजिस्टेंट वेराइटी ऑब्टेन की गई येलो मोजैक वायरस के टूवर्ड्स में, और वो किससे की गई, म्यूटेशनल ब्रीडिंग से की गई। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ येलो मोजैक वायरस रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ भिंडी। भिंडी की जगह ओकरा लिखा हुआ आ सकता है, एबेलोमोस्कस एस्क्यूलेंटस भी लिखा आ सकता है। ओकरा इसका इंग्लिश नेम हो जाएगा और एबेलोमोस्कस एस्क्यूलेंटस क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी येलो मोजैक वायरस रेजिस्टेंट वेराइटी का नाम लिखना है, तो प्रभानी क्रांति उसका नाम है। नेक्स्ट है, मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टुवर्ड्स द बायो फोर्टिफिकेशन। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में, उसने बहुत सारी ऐसी वैरायटी बनाई है जो बायो फोर्टिफाइड हो। बायो फोर्टिफाइड क्या होता है, जिसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज़्यादा हो, जैसे विटामिन ए इनरिच कैरेट, स्पिनिच और पम्पकिन, विटामिन सी इनरिच बीटर गॉर्ड और बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, आयरन और कैल्शियम इनरिच स्पिनिच और बथुआ, प्रोटीन इनरिच बीन्स जैसे कि ब्रॉड और लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पी। एक ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जब आया था तब 2 एग्जाम्पल पूछे थे, टोटल बुक में 4 है, मैंने चारों लिख दिए। नेक्स्ट है, बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस बताइए। तो ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल्स, हाई प्रोटीन, हेल्दियर फैट, उसे अपन बायो फोर्टिफिकेशन कहेंगे। बेसिकली क्रॉप में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको और बढ़ा देने। इट इज़ अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ताकि पब्लिक हेल्थ और अच्छी हो सके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी करनी। अब कैसे कर सकते हैं, प्रोटीन कंटेंट या क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ऑयल कंटेंट या क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, विटामिन कंटेंट बढ़ा सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट बढ़ा सकते हैं। 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एटलस 66। ये एक वीट की वेराइटी है जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। ऐसे कैसे, एक 2000 के आसपास मेज की एक हाइब्रिड बनाई गई जिसमें नॉर्मल जितना उसमें एमिनो एसिड होते हैं, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, उसके डबल एमिनो एसिड थे। और आयरन फोर्टिफाइड राइस भी बनाया गया जिसमें 5 टाइम्स ज़्यादा क्या थे, आयरन था नॉर्मल राइस के कंपेयर में। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एचसीपी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एचसीपी सिंगल सेल प्रोटीन है, इट इज वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अल्टरनेट सोर्स है किसका, प्रोटीन का, किस किस के लिए, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी। इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगाई के बायोमास का इस्तेमाल करते हैं अपन प्रोटीन के लिए। बैक्टीरिया कौन से हैं, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस। बीजीए कौन सी है, स्पाइरुलिना। और फंगस कौन सी है, मशरूम। अब फायदा क्या है,
तो फ़ायदा ये है, जैसे बीजीए जो है उसको आप वेस्ट मटेरियल पे ग्रो करवा सकते हो, तो आपको फूड भी मिल जाएगा, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सब भी मिल जाएगा, साथ में एनवायरनमेंट पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। और इनके ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन जो रेट होती है, प्रोडक्शन रेट जो होती है वो बहुत हाई होती है, और साथ में ये अल्टरनेट सोर्स है और आपको कोई भी क्रॉप लैंड का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट है कि टिश्यू कल्चर, एक्सप्लांट और टोटीपोटेंसी की डेफिनेशन लिखनी है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टेक्निक ऑफ ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग प्लांट टिश्यू इन स्टेराइल आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन मीडियम, उसे अपन टिश्यू कल्चर कहेंगे। इट इज इन विट्रो मेथड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है? पार्ट ऑफ प्लांट और टिश्यू विच इज ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर अ स्टेराइल कंडीशन स्पेशल न्यूट्रिशन मीडियम में, उसे अपन एक्सप्लांट कहेंगे। मतलब टिश्यू कल्चर करने के लिए किस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं अपन, उसे एक्सप्लांट कहेंगे। टोटीपोटेंसी क्या होती है कि प्लांट के कुछ सेल में, और अक्सर ये देखा गया है ऑलमोस्ट सारी सेल में ऐसा होता है कि उसमें पूरा प्लांट बनाने की एबिलिटी होती है, इसे अपन क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट है, एक मैं इधर ही क्लियर कर देता हूँ, अगर टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशन पूछे तो एक को तो आपको लिखनी है माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या लिख देनी है? माइक्रो प्रोपोगेशन एक हो जाएगी। दूसरी जो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी वो हो जाएगी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये आप दो लिख सकते हो, और एक डिजीज फ्री प्लांट का प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये तीन आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो देखो, व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन और सोमा क्लोन। एक अपन को लिखना है वायरस फ्री प्लांट कैसे बनाते हैं, और एक जो न्यूट्रिशनल मीडियम होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट है। तो प्रोड्यूसिंग ऑफ 1000 प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, उसे माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। ईच ऑफ दीज प्लांट आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम टू ओरिजिनल प्लांट, इस वजह से इसे सोमा क्लोन भी कहते हैं। अब डिजीज फ्री प्लांट कैसे बनाएंगे, तो उसे मेरिस्टेम कल्चर बोले तो यूज ऑफ मेरिस्टेम एज एक्सप्लांट इन टिश्यू कल्चर, और उससे अपन डिजीज फ्री या वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। अब अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिखेंगे कि इवन इफ, इट नहीं है, इफ आएगा, इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ वायरस, द मेरिस्टेम जो होता है वो फ्री रहता है किससे? वायरस से। तो अपन इस मेरिस्टेम को यहाँ से निकाल कर उसको अपन टिश्यू कल्चर करवा कर जो प्लांट बनाएंगे वो वायरस फ्री हो जाएंगे। न्यूट्रिशनल मीडियम में क्या क्या डालना होता है, तो न्यूट्रिशन मीडियम में कार्बन का सोर्स होना चाहिए, कोई भी शुगर ले सकते हैं, जनरली सुक्रोज लेते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, एमिनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर जिसमें ऑक्सीन और साइटोकाइनिन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और उसका एक एग्जाम्पल लिखना है, और ब्लू रिवोल्यूशन क्या होता है। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बेसिकली दो अलग अलग वेराइटी लेनी है प्लांट की, और उनसे सेल लेकर उसका प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करना है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल वॉल निकाल लेते हैं, जो पीछे बचता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। फिर उन्हें एक दूसरे में फ्यूज करके हाइब्रिड एक सेल बना लेंगे, और इस सेल का इस्तेमाल टिश्यू कल्चर के लिए करेंगे। जो बनेगा उसे अपन सोमेटिक हाइब्रिड कहेंगे, और ये जो प्रोसेस होगा उसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्या ऐसा किया गया है? हाँ, तो पोमेटो करके एक स्पीसीज बनाई गई है जो किसके? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से बनाई गई है, टोमेटो और पोटैटो की। प्रॉब्लम क्या थी कि कमर्शियल यूटिलाइजेशन क्यों नहीं स्टार्ट हुआ इसका? क्योंकि इसमें वो सारे करेक्टर नहीं थे जो अपन कंबाइन करना चाहते थे। नेक्स्ट है ब्लू रिवोल्यूशन क्या होता है? सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, उसे अपन क्या कहते हैं? ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन 25th क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICAR और IRRI और डिफरेंस बिटवीन एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर। ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और IRRI क्या होता है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना, एक्वेटिक प्लांट हो, एनिमल हो, सब, तब तो इसे कहेंगे एक्वाकल्चर। सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स हो तब इसे कहेंगे अपन क्या कहेंगे? फिशरी। और सिर्फ फिश का अपन ऐसा करवाते हैं तो फिर उसे अपन क्या कहेंगे? पीसी कल्चर कहेंगे। तो पीसी कल्चर इधर यहाँ पर ये पीसी कल्चर आएगा, ठीक है। पीसी कल्चर जो होगा उसमें अपन सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? फिश को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। राइट द नेम एंड करेक्टर विच ब्रीडर्स वांट टू इम्प्रूव इन प्लांट ब्रीडिंग। कौन कौन से करेक्टर इंप्रूव करना चाहते हैं? क्रॉप की ईल्ड बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, एनवायरनमेंट से टॉलरेंस बढ़ाना चाहते हैं, पैथोजन रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, और इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट है राइट द मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल करेक्टर ऑफ प्लांट विच प्रोवाइड इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस। तो अगर प्लांट की लीफ के ऊपर हेयर है तो वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। कौन से इंसेक्ट से? जैसे रेजिस्टेंस टू जैसिड इन कॉटन, सीरल लीफ बीटल्स इन वीट। या फिर अगर
लीफ जो है स्मूथ है और उसमें कोई नेक्टर नहीं है तो ये बॉल वॉर्म को अट्रैक्ट नहीं करती। अगर सॉलिड स्टेम है तो वो स्टेम सो फ्लाई जो है उससे टूवर्ड्स में क्या करती है, रेजिस्टेंस देती है। और अगर हाई एस्पार्टिक कंटेंट है, लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट है तो स्टेम बोरर ऐसे जो पेस्ट होते हैं उनसे रेजिस्टेंस देती है। ये आपके बुक की 2 टेबल है, आपको अच्छे से याद करनी है। इसमें आपके किसी एक पर आ सकता है, जैसे वाइट रस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बताओ तो पूसा स्वर्णिम लिखनी है, तो ऐसे कोई भी आ सकता है जिसे आप अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 5 हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट विच ऑब्टेन और डेवलप्ड इन इंडिया। तो 5 ऐसे लिखनी है। तो सोनालिका वीट की है, कल्याण सोना वीट की है, जया चावल की, रत्ना बीज राइस की और प्रभानी क्रांति भिंडी या ओकरा की है। ये एक पैराग्राफ है, इसे भी आप अच्छे से लर्न कर ले, इसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नॉर्मन ई बॉर्लॉग इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज में वहाँ उन्होंने बहुत सारी सेमी ड्राफ्ट वैरायटी बनाई और फिर उनका इस्तेमाल करके इंडिया में भी सोनालिका और कल्याण सोना ब्रीड बनाई गई। ऐसे कैसे सेमी ड्राफ्ट राइस वैरायटी डेवलप की गई IR8 से, जो कि कहाँ पर बनाई गई थी, IRI जो कि फिलीपींस में, और टाईचुंग नेटिव 1 से। इसके बाद अपने इंडिया में भी जया और रत्ना ब्रीड डेवलप की गई। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा वीडियो और आप बहुत सारा हार्डवर्क कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।